हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर तवांग क्लैश के बाद चीनी सोशल मीडिया में छाया भारतीय सेना का खौफ। चीन के लोग लिख रहे हैं भारतीय सेना को लेकर खौफ की बात। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर चीन को लगेगा पानी से करंट, LAC पर भारत बना रहा पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या है ये सबसे बड़ी खबर। दोस्तों चाइना को करारा जवाब देने वाला दोस्तों, और साथ ही साथ बताएंगे जहां बीजेपी नेता की धमकी से घबराए बिलावल भुट्टो, दोहराई प्रधानमंत्री मोदी जी पर अभद्र टिप्पणी। बताएंगे इस बार क्या कहा दोस्तों इन्होंने। और साथ ही डीजल, पेट्रोल, LPG सिलेंडर को लेकर बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, खुशखबरी की खबर है। तो हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले, तो आराम से बनेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय सेना में वो शौर्य, बल, ताकत जो पूरे विश्व के सेना में नहीं है दोस्तों, और मोदी जी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर तवांग झड़प के बाद चीनी सोशल मीडिया में छाया भारतीय सेनाओं का खौफ। अब चीन के लोग लिख रहे हैं ऐसी बातें। बता दें तवांग में जब से चीनी सैनिक भारतीय सेना के हाथों पिटे हैं, तब से चीन के लोगों में भारतीय सेनाओं का खौफ साफ दिखने लगा है। चीन के सोशल मीडिया पर आजकल भारतीय सेना के इसी डर वाले पोस्ट हजारों की संख्या में शेयर किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जी मीडिया के पास मौजूद सोशल मीडिया एनालिसिस की एक रिपोर्ट से चाइना के इस डर का खुलासा हुआ है। इस महीने 9 दिसंबर को तवांग के यांग तसे में चीनी सेना के साथ भारतीय सेना का आमना सामना हुआ था, जिसके बाद दोनों पक्षों में हाथापाई हुई थी। सूत्रों के मुताबिक 300 के करीब चीनी सैनिकों ने भारतीय सेना की एक छोटी सी टुकड़ी के पास पत्थरबाजी शुरू कर दी और फिर मारपीट पर उतारू हो गए। चीनी सेना को इस बात की गलतफहमी थी कि वो भारतीय सेना को उसके ही इलाके से दूर कर देंगे, लेकिन चीन के इस इरादे की भनक भारतीय सेना को पहले ही लग चुकी थी। भारतीय सेना के साथ गुत्थम गुत्था और पत्थरबाजी की इस लड़ाई में चीनी सैनिक वहां से भाग खड़े हुए। अब आप दोस्तों ये पिक्चर देख पा रहे होंगे जिसमें भारतीय सेनाओं को लेकर ये पोस्ट शेयर किया जा रहा है दोस्तों। चाइना के लोग इसे शेयर कर रहे हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि भारतीय सेना से खौफ खाते दिखाई दे रहे हैं। तवांग में भारतीय सेना के हाथों पीटे जाने के बाद इसका वीडियो भी वायरल हुआ था दोस्तों, जिसमें भारतीय सेना चाइनीज सेनाओं को पीट कर भगा रही थी दोस्तों। अंत में चाइनीज सेना भाग चुकी थी। अब चीनी सैनिकों के साथ साथ चीनी लोगों में भी डर का माहौल है। चीन की सोशल मीडिया वीबो पर चीन लोगों का डर साफ दिखने लगा है दोस्तों। चीन की सोशल मीडिया वीबो पर कई चीनी लोग भारतीय सेना की टैंक वाली तस्वीरों को पोस्ट करते हुए लिख रहे हैं कि भारतीय सेना चीन पर हमला करना चाहती है। जी हाँ, और भी कई सारे पोस्ट शेयर किए गए दोस्तों, जिनमें ये क्लियर देखा जा सकता है कि भारतीय सेनाओं से अब चाइनीज, PLA और चीनी लोग भी डरते नजर आ रहे हैं दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी अपने भारतीय सेनाओं का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि हमारी भारतीय सेना नंबर 1 सेना है पूरे विश्व में, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और जय हिंद, जय भारतीय सेना जरूर कहिएगा कमेंट में। एक और खबर की बात करें, जहां चीन को लगेगा पानी से करंट, LAC पर भारत बना रहा पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प के बाद अब वहाँ हालात सामान्य तो बन चुके हैं। इसी बीच वहां से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, जहां पर जानकारी के अनुसार LAC पर भारत अपना पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट से चीन घबरा चुका है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के अनुसार इस प्रोजेक्ट को बनाने में 47 करोड़ की लागत आएंगी। ये प्रोजेक्ट भारत तकसांग चू नदी पर बना रहा है। यही नहीं, इस प्रोजेक्ट के चलते भारत चीन बॉर्डर के आखिरी गाँव टी-गोम्पा को अब मिलेगी 24 घंटे लाइट। इस प्रोजेक्ट से चाइना को तकसांग चू नदी के पानी में मिलेंगे करंट के झटके। जी हाँ दोस्तों, तवांग मठ के भिक्षु की चीन को चुनौती देते हुए कहा कि चीन की सरकार हमेशा दूसरे देशों के इलाकों पर नजर रखती है और ये पूरी तरह से गलत है। उनकी नजर भारत की जमीन पर भी है। अगर वे दुनिया में शांति चाहते हैं तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार और भारतीय सेना तवांग को सुरक्षित रखेगी, हमें भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है। समझ दोस्तों, अब इस प्रोजेक्ट से चाइना को जैसे ही करंट के झटके लगेंगे, इससे खुद ब खुद चाइनीज PLA भारत की तरफ आंख और अपने पैरों को उठाना भूल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के इस निर्णय का दिल से समर्थन करते हैं तो कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है जरूर कहिएगा। एक और खबर की बात करें, जहां पर बीजेपी नेता की धमकी से घबराए बिलावल भुट्टो, दोहराई प्रधानमंत्री मोदी जी पर अभद्र टिप्पणी। जी हाँ दोस्तों, कहा यह हद पार करना है। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर अभद्र टिप्पणी की थी। भारत में उनके बयान का कड़ा विरोध भी हुआ था और मामला धमकियों तक पहुंच
पहुंच गया था। भारतीय जनता पार्टी के एक स्थानीय नेता ने तो भुट्टो का सिर कलम करने वालों के लिए 2 करोड़ रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया था। इसके बाद मंगलवार को एक इंटरव्यू में भुट्टो ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और अपने विवादित बयान को दोहराया है। ब्लूमबर्ग के साथ एक इंटरव्यू में भुट्टो ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर अपनी अभद्र टिप्पणियों को दोहराया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को बुचर ऑफ गुजरात कहा था। बिलावल भुट्टो ने कहा उनका बयान ऐतिहासिक तथ्य पर आधारित था, लेकिन बीजेपी इसे व्यक्तिगत अपमान बता रही है। उन्होंने कहा है कि वो बीजेपी नेता की धमकी को लाइन क्रॉस करना मानते हैं। एक सवाल के जवाब में भुट्टो ने अपनी साथी मंत्री शाजिया मारी के उस बयान को खारिज किया जिसमें उन्होंने भारत को परमाणु युद्ध की धमकी दी थी। इसके बाद सफाई देते हुए भुट्टो ने कहा था कि उनका उद्देश्य भारत में मुसलमानों के लिए जारी भेदभाव और नफरत के खिलाफ आवाज उठाना था। इसीलिए बेहतर होगा कि उनके खिलाफ प्रदर्शन करने के बजाय नफरत और भेदभाव के विरोध में आवाज उठाई जाए। लेकिन भुट्टो के नफरती सुर नहीं बदले थे और उन्होंने कहा था कि इन विरोध प्रदर्शनों से भारत पाकिस्तान को डराना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान और मैं मोदी, आरएसएस और बीजेपी से नहीं डरते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि विवादित बयान पर और ज्यादा विवादित बयान दे रहे हैं बिलावल भुट्टो। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और विदेश मंत्री को लेकर जो इन्होंने जहर घोला था, उसके बावजूद उसी बात को सपोर्ट करते हुए दोस्तों उसी में बात को जोड़ते हुए नई बात और नया जहर घोला। ऐसे में आपकी जो भी राय हो बिलावल भुट्टो को लेकर जरूर बताइएगा, क्योंकि किसी देश के प्रधानमंत्री को लेकर इस प्रकार का बयान देना दोस्तों अगर आप भी मानते हैं अपमानजनक है, इसकी निंदा होनी चाहिए और बिलावल भुट्टो को पीएम नरेंद्र मोदी जी से माफी मांगनी चाहिए। तो यह बात आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा और वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मिलिट्री सेंटर से पाकिस्तानी सेना ने 50 घंटे बाद छुड़ाया कब्जा। ऑपरेशन में 33 आतंकी ढेर, 2 जवानों की मौत। जी हाँ, पाकिस्तान की सेना ने बन्नू में मिलिट्री अफसरों को छुड़ाने के लिए सैन्य कार्रवाई की है। खैबर पख्तूनख्वा में स्थित बन्नू काउंटर टेररिज्म सेंटर यानी सीटीडी में पाकिस्तानी सेना के हमले में 33 आतंकी मारे गए हैं। इन सैन्य कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के स्पेशल सर्विस ग्रुप के 2 कमांडो भी मारे गए। इसी के साथ ही पाकिस्तान की सेना ने सीटीडी में बंधक बनाए गए सभी अफसरों को रिहा करवा लिया है। पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई के बाद यहाँ से धुएं के गुबार को देखा जा सकता है। पाकिस्तान की सेना ने टीटीपी के कब्जे से अपने अफसरों को छुड़ाने के लिए 2 दिनों तक वार्ता की, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। बाद में अब पाकिस्तान टीटीपी के कैद में मौजूद अपनी मिलिट्री अफसरों को छुड़ाने के लिए बन्नू के काउंटर टेररिज्म सेंटर पर मिलिट्री एक्शन किया गया था। जी हाँ दोस्तों, जिसमें ताजा जानकारी के अनुसार पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई में टीटीपी के सभी आतंकी मारे गए हैं, जबकि पाकिस्तानी सेना के स्पेशल सर्विस ग्रुप के 2 कमांडो भी मारे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर भारतीय नौसेना को मिली नई अटैक सबमरीन, पानी के अंदर से ही चीर देगी दुश्मन का सीना। जी हाँ दोस्तों, भारतीय नौसेना को स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन आईएनएस वागीर अपने समय से 1 महीने पहले ही मिल गई है। इसके समुद्री ट्रायल 12 नवंबर 2020 से चल रहे थे। इसमें हथियार लगाने से लेकर सभी काम को पूरा करने में मंझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बाकी पनडुब्बियों से कम समय लिया है। इसे प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, आईएनएस वागीर स्कॉर्पियन यान कलवारी क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। ये बेहद ही आधुनिक नेविगेशन ट्रैकिंग प्रणालियों से लैस है। इसके साथ ही इसमें कई तरह के हथियारों को भी शामिल किया गया है। आईएनएस वागीर कई प्रकार के मिशनों को अंजाम दे सकती है, जैसे कि सतह विरोधी युद्ध, पनडुब्बी रोधी युद्ध, खुफिया जानकारी एकत्र करना, समुद्री बारूदी सुरंग बिछाना, क्षेत्र की निगरानी आदि। पनडुब्बी को ऑपरेशन के समय हर परिस्थिति में संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों इसके लिए अपने भारतीय नौसेना को कांग्रेचुलेट जरूर कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके इस्तेमाल के लिए ऑल द बेस्ट कहना मत भूलिएगा। बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर तबलीगी जमात से जुड़े थे नुपुर शर्मा के समर्थन पर उमेश कोल्हे को मारने वाले हत्या के बाद की पार्टी। जी हाँ दोस्तों, एनआईए का बहुत बड़ा खुलासा बता दे, नुपुर शर्मा के पैगंबर पर दिए गए बयान का समर्थन करने के चलते अमरावती में फार्मासिस्ट उमेश कोल्हे की हत्या मामले में एनआईए ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। एनआईए का कहना है कि उमेश कोल्हे की हत्या करने वाला शख्स तबलीगी जमात से ताल्लुक रखता था। सामाजिक कार्यकर्ता इरफान खान और मौलवी मुशफीक अहमद उसे भड़काते रहते थे। आप सभी को बता दें कि कोल्हे अमरावती में अपना मेडिकल स्टोर चलाते थे। 21 जून की शाम 3 लोगों ने मिलकर उनकी हत्या कर दी थी। वो घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में आरोपियों ने उनको घेर लिया और मार डाला। इस हत्याकांड के बाद से ही इसके आतंकी और कट्टरपंथी कनेक्शन की आशंका जताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, वैसे में इस पर आपकी क्या निजी प्रतिक्रिया होगी दोस्तों, बताइएगा जरूर। एक और खबर की बात करें, जहां पर चीन के चंगुल में फिर न फंस जाए नेपाल भारत के दोस्त। देउबा आखिर क्यों नहीं ठोक रहे सरकार बनाने का दावा, बता दें नेपाल में आम चुनाव के बाद सरकार गठन को लेकर पिछले 1 महीने से सियासी संकट जारी
जारी है। 89 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद भी नेपाली कांग्रेस ने अब तक सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया है। इसकी वजह है पूर्व प्रधानमंत्री और माओइस्ट सेंटर के प्रमुख पुष्प कमल दहल प्रचंड। जी हाँ, 2015 में संविधान लागू होने के बाद से अब तक नेपाल में 5 बार प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं। हाल ही में हुए चुनाव में नेपाल की जनता ने कांग्रेस और माओइस्ट सेंटर वाली गठबंधन को पूर्ण बहुमत दिया है, जिसके बाद माना यह जा रहा था कि सरकार स्थिर रहेगी और 5 साल तक काम करेगी। लोकतंत्र लागू होने के बाद नेपाल में कई राजनीतिक पार्टियों का गठन हुआ है। इनमें शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस, केपी शर्मा ओली की सीपीएन, यूएमएल प्रचंड की माओइस्ट सेंटर, माधव नेपाल की यूनिफाइड सोशलिस्ट और उपेंद्र यादव की पीएसपीएन है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें जहां 16 भारतीय दवा कंपनियों को किया गया प्रतिबंधित। डब्ल्यूएचओ की चेतावनी के बाद लिया गया ये फैसला। बता दें, नेपाल ने 16 भारतीय दवा कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। यह प्रतिबंध अफ्रीकी देशों में खांसी के सिरप से बच्चों की हुई मौत के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से जारी चेतावनी के बाद लगाया गया है। नेपाल दवा प्राधिकरण ने इस संबंध में एक सूची जारी की है। नेपाल सरकार की ओर से जारी इस लिस्ट में योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी दिव्य फार्मेसी भी शामिल है। यह कंपनी पतंजलि नाम के ब्रांड के उत्पादों का निर्माण करती है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें जहां पर जिनपिंग ने अपनी सेना को बना दिया मानसिक रोगी। भारत कारण खौफ और टेंशन में जी रहे चीनी सैनिक। जी हाँ, वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर भारत, दक्षिण चीन सागर और ताइवान पर अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव से चीनी सेना टेंशन व खौफ में है। इस कारण चीन की सेना को मानसिक स्वास्थ्य संकट का सामना करना पड़ रहा है। बीते महीने पीपल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा प्रकाशित पीएलए डेली की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि कुछ चीनी अधिकारी और सैनिक गहन युद्ध प्रशिक्षण में तनावग्रस्त पाए गए थे। इस रिपोर्ट में यह जिक्र किया गया है कि पीएलए सैनिकों को यह सीखने की आवश्यकता है कि युद्ध क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए दबाव से कैसे निपटा जाए। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की बात करें जहां पुतिन ने दुनिया को दिखाया मौत का हंस। यूएस चीन के हथियार भी साबित होंगे बौने। जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी देशों को परमाणु युद्ध की चेतावनी और यूक्रेन युद्ध के बीच रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को दुनिया का सबसे बड़ा सुपरसोनिक बॉम्बर पेश किया। इसका नाम है टुपोलेव TU-160, जिसे व्हाइट स्वान के नाम से भी माना जाता है। डैगर मिसाइलों से लैस होकर सोमवार को इसने अपनी पहली उड़ान भरी। एक फुटेज सामने आई है जिसमें ये एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता नजर आ रहा है। ये कई परीक्षणों से गुजरा है। इसमें विमान को सफलता पूर्वक लैंडिंग करते भी देखा गया है, जिसका मतलब ये है कि ये जंग के लिए तैयार है। अपग्रेड होने के बाद इसमें बेहद घातक हाइपरसोनिक KH-47M2 किंजल मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। इन न्यूक्लियर मिसाइलों को डैगर या किल जॉय के नाम से भी जाना जाता है। इनकी रेंज 1200 मील से ज्यादा है, यानी अगर पुतिन यूक्रेन के बाहर इनको दागना चाहे तो दाग सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर बड़ी खबर की बात करें जहां पर इमरान खान ने कहा अपने कार्यकाल में भारत से सुधारना चाहता था संबंध, कश्मीर मुद्दा बना बाधा। जी हाँ दोस्तों, इमरान खान को भी आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की याद। कहा वो चाहे तो ठीक हो सकते हैं आज भी संबंध। बता दें, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सोमवार को कहा है कि वो अपने कार्यकाल के दौरान भारत के साथ तनावपूर्ण संबंध सुधारना चाहते थे, लेकिन कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करना इसमें बाधक बन गया। क्रिकेटर से नेता बने 70 वर्षीय इमरान खान ने यह भी कहा है कि तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा का भारत के साथ बेहतर संबंध रखने को लेकर और भी अधिक झुकाव था। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान ने कहा, मैं अपने 3.5 साल के कार्यकाल के दौरान भारत के साथ संबंध सुधारना चाहता था, लेकिन आरएसएस की विचारधारा और जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करना इसमें बाधक बन गया। जी हाँ दोस्तों, इमरान खान ने यह बात यहाँ जमा पार्क स्थित अपने आवास पर विदेशी पत्रकारों के एक समूह से बातचीत के दौरान कही। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत द्वारा 2019 में कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के बाद उनकी सरकार ने बातचीत पर जोर नहीं दिया। साथ ही साथ आपको बता दें, जहां पर इमरान खान ने यह भी कहा कि वो भारत के साथ संबंध सुधारना चाहते थे, लेकिन आरएसएस की विचारधारा और अनुच्छेद 370 को हटाए जाने की वजह से वो आड़े हाथ आ गया और इस वजह से मैंने भारत के साथ कांटेक्ट करना ही खत्म कर दिया। यहाँ तक कि दोस्तों इमरान खान ने यह तक कह दिया है, इशारा करते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बीजेपी पार्टी की ओर से भारत का प्रधानमंत्री बने रहना चाहिए। बता दें, उन्होंने कहा है कि हमें विश्वास है कि दक्षिणपंथी पार्टी का ही एक नेता चाहे तो ये विवाद खत्म हो सकता है। इमरान खान इशारों में प्रधानमंत्री मोदी जी की बात कर रहे थे। हालांकि इमरान खान ने सीधा पीएम मोदी जी का नाम नहीं लिया। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के मुद्दे पर भारत सख्त है और पाकिस्तान लगातार घुसपैठिए भेजता है और आतंकवादियों को पनाह देता है। ऐसे में दोस्तों इमरान खान की इन बातों को लेकर अगर आप भी मानते हैं ये एक तरीके से ढकोसले ही है, उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सत्ता में आने के
के लिए इमरान खान कहां तक गिर सकते हैं दोस्तों, वो आप सबने देखा ही होगा। बात करेगा और बड़ी खबर की, जहां पर अमेरिकी डॉलर को टक्कर देने के लिए मोदी सरकार का मास्टर प्लान, जो बाइडेन भी भारत के इस फैसले से हैं हैरान। जी हां, वर्तमान में अमेरिकी डॉलर की कीमत काफी महंगी है, तो वहीं भारतीय रुपए की कीमत काफी सस्ती है, लेकिन अब भारतीय रुपया डॉलर से टक्कर लेने के लिए तैयार है। दरअसल मोदी सरकार की ओर से हाल ही में कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं जो कि रुपए को आने वाले सालों में डॉलर की तुलना में मजबूत भी कर सकते हैं। तो वहीं पिछले दिनों डॉलर के मुकाबले रुपए में काफी गिरावट देखने को मिली है, जिसके बाद रुपए को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इन्हीं कदमों में से एक मोदी सरकार की ओर से इंटरनेशनल ट्रेड का भी फैसला लिया गया है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अमेरिकी डॉलर को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती रही है। हालांकि अब मोदी सरकार ने इसी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर फैसला लिया है और भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भारतीय रुपए में करने की संभावना तलाश रहा है। इसके लिए भारत कुछ देशों से लगातार बातचीत भी कर रहा है। इसी बीच कुछ देशों ने रुपए में व्यापार करने में सहमति भी जता दी है, तो वहीं भारत उन देशों को तलाश रहा है जिनके पास डॉलर की कमी है। इस क्रम में श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपए का इस्तेमाल करने पर सहमत हो गया है। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर जापान के सेना निर्माण के ऐलान से तिल मिलाए रशिया, चाइना जापान द्वीप के पास करेंगे शक्ति प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, रशिया ने चीन की नौसेना के साथ मिलकर पूर्वी चीन सागर में युद्धाभ्यास करने का ऐलान किया है। ये युद्धाभ्यास बुधवार यानी कि 21 दिसंबर से शुरू होगा, जो कि एक सप्ताह 27 दिसंबर तक चलेगा। रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि रशिया चीन की नौसेना के साथ मिलकर आपसी नौसैनिक संबंधों को मजबूत करना चाहता है। रशिया चीन का ये युद्धाभ्यास का ऐलान जापान के सेना निर्माण के फैसले के बाद आया है। जी हाँ दोस्तों, रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि इस युद्धाभ्यास का मुख्य मकसद दोनों देशों के बीच नौसैनिक संबंधों को बेहतर और प्रगाढ़ बनाना है। इससे एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति का माहौल बनेगा। जी हाँ, साथ ही साथ बात करें और खबर की, जहां इजराइल फिलिस्तीन में विवाद सुलझाने का भारत ने पेश किया फार्मूला। आखिर संयुक्त राष्ट्र में क्या कहा भारत ने, आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में कल भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद सुलझाने को लेकर अपना पक्ष रखा है। जी हाँ दोस्तों, और भारत ने जोर देकर कहा है कि दो राज्य समाधान का कोई विकल्प इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति की गारंटी नहीं दे सकता। भारत ने यूएन में कहा कि सीधी बातचीत ही शांति का एकमात्र रास्ता है। जी हाँ, एक और खबर की बात करें, जहां पर महीनों पहले आई बाढ़ के लिए अब तक चंदा मांग रहा पाकिस्तान, यूएन के सामने फिर फैला दिए हाथ। जी हाँ, विनाशकारी बाढ़ के गुजरने के कई महीनों बाद भी पाकिस्तान आर्थिक संकट से नहीं उबर पा रहा है। वो अब भी संयुक्त राष्ट्र की मदद से चंदा जुटाने की कोशिश में लगा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ से पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। पर्यावरणीय आपदा ने पाकिस्तान को दुनिया के सामने हाथ फैलाने के लिए मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने अगले महीने होने वाले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से पहले धन जुटाने के लिए दक्षिण एशियाई राष्ट्र को विनाशकारी बाढ़ से उबरने में मदद करने के लिए दुनिया से आग्रह किया है। पाकिस्तान आयात डॉलर की कमी और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ अपने ऋण कार्यक्रम में देरी को कवर करने वाले भंडार के साथ आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। इस महीने 8,000 करोड़ के बॉन्ड के भुगतान के बावजूद लंबी अवधि के डॉलर के बॉन्ड के संकट ग्रस्त स्तर पर व्यापार जारी रहने के कारण निवेशक अभी भी देश की ऋण क्षमता के बारे में चिंतित है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें, जहां पर पाकिस्तान में शहबाज और इमरान के बीच तू डाल डाल में पात पात का खेल। जी हाँ, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश में जल्द ही आम चुनाव कराने की अपनी मांग मनवाने के लिए ऐलान किया है कि उनकी पार्टी 23 दिसंबर को अपने बहुमत वाले दोनों राज्यों पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की प्रांतीय असेंबलियों को भंग करवा देगी। लेकिन ऐसा होने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाले गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस ने अपनी चाल चल दी है। पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक असेंबली भंग होने के बाद 60 दिन के अंदर उसका चुनाव कराना जरूरी हो जाता है। पीडीएम अभी चुनाव टलवाने की रणनीति पर चल रहा है, इसीलिए उसने देश के सबसे बड़े प्रांत पंजाब की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता परवेज इलाही मुख्यमंत्री है। बढ़ते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लंच में खाया बाजरे का चूरमा और ज्वार की रोटी। मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे साथ। जी हाँ, कभी कहा चूहा तो कभी रावण, अब प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ करते दिखाई दिए लंच। बता दें, तस्वीर झूठ नहीं बोलती। पानी पीकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोसने वाले कांग्रेसी नेता और कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दोपहर को बड़े ही हल्के मूड में नजर आए। मौका था कि कृषि मंत्रालय द्वारा सांसदों के स्पेशल लंच का। इस दौरान खड़गे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बगल में बैठकर एक साथ लंच करते दिखाई दिए। लंच तो लंच, इस दौरान ठहाकों का भी दौर चला। पीएम मोदी जी जिस टेबल पर लंच कर रहे थे उसी टेबल पर खड़गे
खड़गे के अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी भी बैठे थे। संसद में भाषा की मर्यादा पार करने वाले खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी जी की तुलना चूहे से की थी। इससे पहले खड़गे ने पीएम मोदी जी को रावण कहकर बुलाया था। इसके बाद जो ये तस्वीर सामने आई है उसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। वैसे भी कहा जाता है कि सियासत में एक तस्वीर बहुत कुछ बयां कर जाती है। पीएम मोदी जी के साथ लंच करते हुए खड़गे की तस्वीर कुछ वैसी ही दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, अब आप क्या कहना चाहेंगे इस तस्वीर को लेकर? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। स्पेशली खड़गे को लेकर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, बताइएगा जरूर। एक और खबर की बात करें जहां पर खालिस्तानी समर्थक संगठन ने पंजाब में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की दे दी धमकी। जी हाँ, कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 10 जनवरी को पंजाब पहुंचने वाली है। तो वहीं भारत में प्रतिबंधित खालिस्तानी समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस ने धमकी इस यात्रा को रोकने की दे दी है। जी हाँ, ये धमकी पंजाब के एक कॉलेज की दीवार पर लिखी गई है। इसके साथ ही दीवारों पर कांग्रेस के विरोध में नारे भी लिखे गए हैं। जी हाँ, सिख फॉर जस्टिस के गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने पंजाब में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का आह्वान किया है। सिख फॉर जस्टिस के सरगना पन्नू ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें दीवारों पर राहुल गांधी के नाम के साथ आपत्तिजनक नारे लिखे हुए हैं। गुरु पतवंत ने ये जो वीडियो जारी किया है उसमें मुक्तसर साहिब को जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये मुक्तसर साहिब के एक कॉलेज का वीडियो है। बात करें और खबर की दोस्तों, जहां पर संसदीय दल की बैठक में शामिल हुए पीएम नरेंद्र मोदी जी भाजपा नेताओं को दिया ये खास टिप्स। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंगलवार को भाजपा संसदीय दल की बैठक में बेहतर स्वास्थ्य के लिए मोटे अनाज और खेलों को अहमियत पर बल दिया और सांसदों से इन्हें प्रोत्साहित करने की दिशा में काम करने को कहा। बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने कहा है कि मोदी जी ने भाजपा सांसदों से कहा है कि देश के ज्यादातर छोटे किसानों द्वारा उगाए जाने वाले मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाना देश की सेवा करने के बराबर है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने उनकी सरकार के अनुरोध पर 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय साल घोषित किया है, क्योंकि उन्होंने मोटे अनाज को भोजन का एक लोकप्रिय विकल्प बनाने का आह्वान किया था। बात करें एक और खबर की दोस्तों, जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी पर आपत्तिजनक कमेंट करना आम आदमी पार्टी के नेता को पड़ गया भारी। जी हां, आप नेता गोपाल इटालिया हुए गिरफ्तार, थाने से ही मिली जमानत। जी हां, आम आदमी पार्टी की गुजरात इकाई के अध्यक्ष गोपाल इटालिया को कल यानी मंगलवार को गिरफ्तार किया गया। इटालिया को धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। बाद में उन्हें थाने से ही जमानत मिल गई। जी हां, बात करें और खबर की, जहां पर नए साल पर आई खुशखबरी, एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता, पेट्रोल डीजल में भी कंपनियों ने दी राहत। बता दें, नए साल से पहले एलपीजी सिलेंडर ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। हालांकि राजस्थान सरकार की तरफ से दी गई खुशखबरी का फायदा ग्राहकों को 1 अप्रैल से मिलना शुरू हो जाएगा। राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोमवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीपीएल और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को बड़ी खुशखबरी दी। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 2023 से दोनों कैटेगरी में आने वाले परिवारों को सस्ता एलपीजी सिलेंडर मिलेगा। उन्होंने उज्ज्वला योजना वालों को हर साल 12 सिलेंडर 500 रुपए की दर से देने का ऐलान किया है। उन्होंने ये भी बताया कि अगले महीने राजस्थान में बजट पेश किया जाएगा, उसमें रसोई से महंगाई का बोझ कम करने के लिए किट बांटने की योजना लाई जाएगी। गहलोत ने इस दौरान ये भी कहा है कि उज्ज्वला योजना के तहत पीएम मोदी गरीबों को एलपीजी कनेक्शन और गैस चूल्हा तो देते हैं, लेकिन सिलेंडर खाली रह जाता है। गैस सिलेंडर की कीमत अब 400 रुपए से बढ़कर 1040 रुपए हो गई है। दूसरी तरफ दोस्तों, क्रूड ऑयल की कीमत में चल रही नरमी के बीच तेल कंपनियों ने ग्राहकों को पेट्रोल डीजल के दाम में भी राहत दे दी है। तेल कंपनियों की तरफ से पिछले करीब 7 महीने से रेट में कमी, किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया। मई 2022 में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार जाने के बाद केंद्र सरकार की तरफ से 22 मई 2022 को पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती करने का ऐलान किया गया था। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में दोस्तों बड़ी खबर है, जहां एक समय क्रूड गिरकर $75 प्रति बैरल तक पहुंच गया था। मंगलवार सुबह ब्रेंट क्रूड $80.64 प्रति बैरल पर देखा गया। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप सबके लिए बड़ी खबरों दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।